ये है 2.1 एक्सरसाइज। और इसमें हमने कहाँ तक किया था, याद है आप लोगों को? सर क्वेश्चन 4 करना है आज। 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है डिग्री फाइंड करो। तो ये 5x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? सर 3। सर 3। हाँ, डिग्री इसकी 3 है बिकॉज हाईएस्ट पावर 3 है। वेरी गुड। 4 माइनस वाई स्क्वायर की डिग्री क्या होगी? सर 2। सर 2। हाँ, क्योंकि वेरिएबल इसमें y है और उसकी पावर जो है वो हाईएस्ट पावर 2 है। इसमें ये देखो, ये भी पॉलिनोमियल है, t वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या है बेटा? 1। 1। और ये 3 है, इसका डिग्री क्या है? ये भी 0। पॉलिनोमियल है। 0। वेरी गुड। 0 है, इसकी डिग्री क्या है? 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स पावर 0। 3 को हम 3 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, तो डिग्री जो है वो 0 हो जाएगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं इसको, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 5th क्वेश्चन में, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो पहला वाला बेटा बताओ क्या होगा? पहला वाला कौन सा है? क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक। यस। और सेकंड का? क्यूबिक। सर क्यूबिक। हाँ। थर्ड? सर क्वाड्रेटिक। 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 फोर्थ? लीनियर। 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 वेरी। फिफ्थ? लीनियर। लीनियर। सिक्स्थ? क्वाड्रेटिक। 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 वेरिएबल इसमें आर है, एक्स की जगह पे वेरिएबल को आर ले लिया है। आर। हाँ, ये क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक। वेरी गुड। तो ये कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें है, वो है कॉन्सेप्ट, या इम्पॉर्टेंट जो अब टॉपिक है वो है जीरो ऑफ द पॉइंट। हाँ, सर एक डाउट था सर पिछले लेक्चर का। क्या बताओ? सर आपने बताया था सर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सर इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है सर, वो समझ नहीं आया कैसे। क्या 2x स्क्वायर? सर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यस सर। यस हाँ, सर। क्या कहा? क्या है ये, इसको क्या कहा था मैंने? सर समझ नहीं आया सर 2 टर्म। नहीं, क्वेश्चन क्या है ये तो पहले पता चले। क्वेश्चन क्या है? मैंने ये एग्जांपल दिया, फिर इसमें क्या करना था? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी क्लियर। क्या करना था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई, नहीं अगर आवाज आ रही तो। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में क्या कंफ्यूजन है? मतलब इसमें क्या करना था बताओ मुझे, मैं याद नहीं है मुझे कि मैंने क्या बताया था। नहीं, इसमें 2 टर्म बताया था मैंने। इसमें 2 टर्म मैंने बताया था। अगर ऐसा बताया मैंने तो गलत बता दिया फिर। ठीक है, इसमें 2 टर्म नहीं है, इसमें 3 टर्म्स हैं। दिख तो रहा है साफ साफ, 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। ये क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हो, है ना। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, लेकिन टर्म्स इसमें 3 है ना। टर्म्स इसमें क्या है? 3 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 2 नहीं है, 3 टर्म्स है। तो अगर मैंने 2 बोल दिया होगा तो गलती से बोल दिया होगा 2। ये 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में 3 टर्म्स हैं। ओके। ओके। देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि एक तो ये पॉलिनोमियल होता है, कुछ भी पॉलिनोमियल तुम ले सकते हो, कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हो। जैसे एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है 5x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो ये एक एनसीईआरटी ने पॉलिनोमियल आपको दे दिया है।
पी एक्स जिसका नाम है, पॉलिनोमियल का नाम है पी एक्स। अब इसमें ये कह रहा है आपको कि भाई एक्स को ना 1 रख के देखो, इसमें ऐसे ही मतलब रैंडमली ऐसे ही एक्स को 1 रख के देखो, तो पी ऑफ 1 कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पी ऑफ 1 को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, पी ऑफ 1, कैसे पढ़ते हैं बेटा इसको, पी ऑफ 1, ये जो लिखा हुआ है ना सिंबॉलिकली देख सकते हो, ये इसको पढ़ते हैं पी ऑफ 1, पी ऑफ 1। और इसको समझेंगे कैसे, ये क्या है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स की वैल्यू 1 रखने पे जो पी एक्स की वैल्यू आएगी, जो पी एक्स की वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू 1 रखने पे, उसी को p ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ा जाता है, या तो सिंपली p1 पढ़ दो, p ऑफ 1 है ना, नहीं तो p ऑफ 1 बोलो, p1 बोल दो, नहीं तो p ऑफ 1 बोल दो, p1 बोलना ज्यादा अच्छा नहीं है, p ऑफ 1 बोलो, p ऑफ 1। पी फंक्शन 1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सर हम पूछ रहे हैं पी फंक्शन 1 भी बोल सकते हैं। नहीं, p फंक्शन 1 नहीं बोला जाता है, p ऑफ 1 बोलते हैं इसको, ठीक है, p ऑफ 1, p ऑफ 1 बोलेंगे इसको। तो और इसको समझेंगे कैसे, ये क्या है बेटा, p ऑफ 1 क्या है, p ऑफ 1 है वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, p ऑफ एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। ऐसे ही अगर मान लो p ऑफ 2 लिखा होता तो इसको कैसे पढ़ेंगे, p ऑफ 2, इसको कैसे पढ़ेंगे, p ऑफ 2, ठीक है। लेकिन इसको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वैल्यू ऑफ पी एक्स, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3 4 5, कुछ भी निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ पी एट एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, -1 पे, किसी पे भी निकाल सकते हो आप। तो पी ऑफ वन कितना होगा, तो कैसे निकलता है पी ऑफ 1, तो बहुत ही आसान है, एक्स की जगह पे 1 रख दो, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 रख दो, और बाकी मत छेड़ो, जहां पे एक्स है वहीं पे 1 रखना है बस, खाली बाकी एज इट इज रहेगा। मतलब एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 5 इंटू एक्स क्यूब है, तो 5 इंटू 1 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, 2 है तो 2 ऐसे ही रहेगा, फिर एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर ऐसे ही एक्स की जगह फिर से 1 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, फिर 2 है तो 2 आएगा। और इसके बाद अगले स्टेप में कैलकुलेट करना है, जैसे 1 की पावर 3 जो भी वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, मतलब सिंप्लीफाई करना तो पता ही है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 8, और 8 में से फिर 4 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। सो ये पी ऑफ 1 कितना आया, 4 आया, तो हम इसको क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज 4, है ना। ऐसे ही p ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ओके, कैन यू फाइंड p ऑफ -1, बिल्कुल बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं p ऑफ -1, क्यों नहीं फाइंड कर सकते। क्या करना है हमें, x की जगह पे जहां पर भी x है ना, वहाँ 1 रख देंगे, -1 -1 -1 -1 डालेंगे, ठीक है। जहां पर भी x है वहां पर -1 रख दो और फिर कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करने का मतलब सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो -1 की पावर 3 क्या होता है बेटा, -1 की पावर 3, -1 हाँ, -1 और उसको 5 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, फिर ये -2 हो जाएगा, फिर ये -3 होगा, फिर ये माइनस -2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -12। तो p ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, -12 है, देख सकते हो आप ये ना, -12 है, आंसर क्या आ जाएगा, -12। ये बात समझ में आई सबको, Yes, sir. यस सर ओके। यस सर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपको, इसमें वैल्यूज ही निकालने हैं, अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और फिर आपको अलग अलग वैल्यूज निकालने हैं। जैसे ये पी एक्स पॉलिनोमियल है, ये क्यू वाई पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, इसका नाम पी टी है, ठीक है। तो पहले तो पी एक्स पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे बेटा, पी ऑफ 1, एक्स की जगह पे 1 रख देंगे, है ना, जहां जहां पर एक्स है, जहां पर भी एक्स है, जैसे दो ही जगह पे है, यहाँ पर है और यहाँ पर दो ही जगह है, तो 3 टाइम्स एक्स है तो 3 टाइम्स 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आपका सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 9, है ना। 5 7 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9। ऐसे ही आप क्यू वाई निकालो, क्यू वाई, क्यू वाई निकालो तो बेटा सभी बच्चे क्यू वाई की वैल्यू निकालो तो सेकेंड पार्ट में।
सर 16 प्लस रूट 11। 16 प्लस रूट 11। ओके, अभी चेक करते हैं इसका आंसर। तो देखो बच्चों कैसे निकलेगा। बाकी बच्चे भी ट्राई कर रहे हो कि ऐसे ही आके बैठ जाते हो क्लास में? बाकी बच्चे भी सर ट्राई कर करो। रहे हैं, 30 मिनट से होने वाला है। ठीक है, कई सारे बच्चे हैं इसमें। सर 16 प्लस रूट 11 है। और ये दो बच्चे एक ही नाम से, 16 प्लस रूट 11। एक ही बच्चा दो अलग अलग नाम से कैसे इन्होंने कर रखा है लॉगिन? ज्योत्सना। सर वो लैपटॉप से कर रहे हैं तो सर लैपटॉप से सर माइक ऑन कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो बेटा। 2-3 बच्चे ही ट्राई करते हैं और फिर आंसर बताते हैं। सभी बच्चे ट्राई करेंगे ना? सर आ गया आंसर 16 प्लस रूट 11। ओके ठीक है, देखो अब क्यू ऑफ वाई दिया हुआ है। ये जो वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ वाई है, आपको क्यू ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की जगह पे 2 पुट कर देना है, वाई की जगह पे 2 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो, जैसे 2 को 2 की पावर 3 8 और 8 3 जा 24 और माइनस में 4 2 जा 8 और प्लस में रूट 11। तो ये 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 और प्लस रूट 11, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ऐसे ही लिखा जाएगा 16 प्लस रूट 11। ऐसे ही पी ऑफ ए की वैल्यू निकालो थर्ड पार्ट में। पी ऑफ ए की वैल्यू निकालो सभी बच्चे जल्दी जल्दी। सर आंसर सेम ही आएगा सर, सिर्फ टी की जगह ए हो जाएगा। सर पावर क्या आंसर आया? 5 की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। 4 ए की पावर 4 प्लस 5 ए की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। ये होगा आंसर, ये आंसर होगा। यस सर यही है। यस सर। हाँ ठीक है, बस ये जो है ना यही आंसर होगा। बस टी की जगह पे ए हो जाएगा। तो समझना यहाँ पर जरूरी है कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें तो हमें ए के टर्म में ही इसी तरीके से आंसर को लिखना होगा। तो यही आंसर आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि नंबर है नहीं कोई, तो नंबर की वैल्यू तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करके सिंपल कर देते हैं, है ना। 5 × 1 स्क्वायर सिंप्लीफाई होकर के ये 9 आ गया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिखना होगा क्योंकि ए के टर्म में आंसर आएगा। सो आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा। वैल्यू पुट कर देना है। ओके ठीक है, ओके। अब एक नई चीज देखते हैं हम। एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, है ना। मैंने क्या बताया था, मैथ्स अगर समझना है तो एनसीईआरटी को एक एक वर्ड आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यस सर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये देखो, इसको पढ़ो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। देखो कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल देखते हैं बेटा समझने के लिए। पी एक्स है पॉलिनोमियल, x - 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। आई होप समझ में आया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल है ये 1 डिग्री का। यस सर। यस सर। इसमें अगर P1 की बात करें तो P1 की वैल्यू क्या होगी? 1 - 1 0 आ जाएगी। जीरो। P ऑफ 1 0 हो यस गई। सर। P ऑफ, हाँ P ऑफ 1 0 हो गई। तो क्योंकि P ऑफ 1 0 हो गया तो हम कहते हैं कि 1 जो है ना, 1 जो है इस पॉलिनोमियल का x - 1 जो कि px है, px पॉलिनोमियल का px बोले या फिर x - 1 बोले, तो 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। ठीक है, 0 वर्ड मतलब ये 0 और वो 0 अलग है। ये जो 0 है ये एक नंबर है। ठीक है, और जब वर्ड लिखते हैं ना 0 यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर अगर मैं समझूं, यहाँ पर बताऊं आपको, तो ये 0 का मतलब हुआ कि द वैल्यू ऑफ x, ऐसी x की वैल्यू सच दैट p ऑफ x इज 0। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें x - 3,
मान लो ये हमारा पॉलिनोमियल है x माइनस 3, तो इस केस में इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी, इस पॉलिनोमियल को, तो वो वैल्यू 3 है। तो देयरफॉर 3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप समझ में आया होगा, ऐसे ही है ना। ऐसे ही एक यस सर। दूसरा हाँ, दूसरा एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x माइनस 1। तो इस पॉलिनोमियल के लिए, ये QX पॉलिनोमियल के लिए जो जीरो होगा वो 1/2 होगा। मतलब x की वैल्यू 1/2 लेंगे ना, x की वैल्यू 1/2 लेंगे तो ये जीरो होगा। मतलब इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो 1/2 है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मान लो p ऑफ x मैंने लिख दिया 3x, तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या होगा बेटा? x इक्वल टू 0 लेंगे। सर 0। यस, वेरी गुड। जीरो इसका जीरो ही है, लेकिन ये वर्ड जीरो जो है ना, इसका सिग्निफिकेंट मतलब अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि हम x की ऐसी वैल्यू जानना चाहते हैं, x की ऐसी वैल्यू जानना चाहते हैं जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, 3x जीरो हो जाए। तो वो वैल्यू फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इस केस में जीरो ही है वो। तो इसका जीरो जीरो ही है, ठीक है। लेकिन इसका जीरो, इसके जीरो की बात करें तो 1/2 है, इसके जीरो की बात करें तो 3 है। सो आप इस तरीके से आई थिंक समझ पाए होंगे। तो जीरो का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल के सेंस में? पॉलिनोमियल जब चैप्टर कर रहे होते हैं तो पॉलिनोमियल के चैप्टर में जो जीरो का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू, है ना, जिससे कि पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए, तो हम उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यही आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आपने देखो, ये यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1 इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। तो जीरो निकालने का प्रोसेस क्या होता है? जैसे कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया, सपोज 3x माइनस 2, तो इसका जीरो निकालना है, तो निकलेगा कैसे? तो 3x माइनस 2 को जीरो के इक्वेट कर दो, ठीक है। मतलब 3x को 2 के इक्वेट कर देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में जाएगा ना -2, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। तो यही जीरो है, x की वैल्यू 2/3 जो है यही आपका जीरो है इस पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल का जीरो 2/3 है। तो जीरो निकालने का तरीका क्या होता है? पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर देंगे और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। जीरो निकालने का ये तरीका था। अब देखो, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी हुई है। क्या लिखी है इन्होंने? वी से px इज इक्वल टू 0 इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। px क्या है? अगर px अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये अगर मान लो मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है बेटा? ये एक पॉलिनोमियल है। और px इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा मैं, तो ये अब क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन। यस, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और इस केस में बात करें अगर, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, 3x माइनस 2 बताया था मैंने, तो 3x माइनस 2 बताया था, तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल ठीक है। हाँ, और px इज इक्वल टू 0 को क्या बोलेंगे? px इज इक्वल टू 0 को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल यस, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे इसको। वेरी गुड। तो px है क्या? ध्यान से देखो, px क्या है? px क्या है बेटा? px है 3x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। तो ये 2/3 हो जाएगी। 2/3 को क्या कहते हैं? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0, इसको क्या कहा जाता है? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। 2/3 को देखो क्या क्या कह सकते हैं? 2/3 इज, हम कैसे बोलेंगे इसमें? 2/3 इज अ जीरो, इज जीरो, और अब मत लिखो, एक ही है तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। 2/3 इज जीरो ऑफ 3x माइनस 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो px, ठीक है। समझो बात को, बात को समझ रहे हो बेटा? यस सर।
2/3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ये हमने एक सेंटेंस लिखा है, और एक और सेंटेंस लिखने जा रहा हूं मैं, वो ये कि 2/3 इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं वो समझना यहां जरूरी है। आपको अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, सपोज जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो। तो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। px को 0 के इक्वेट कर देंगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वही उसका 0 होगा। और हम ये भी कह सकते हैं 2/3 निकल के आया है, तो 2/3 को हम कहेंगे 2/3 इज 0 ऑफ px, है ना, दिस। या यहां पर आप चाहो तो पॉलिनोमियल भी लिख दो, पॉलिनोमियल 2/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x-2। और ऐसे भी कहा जा सकता है 2/3 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली जो ये रूट वर्ड का यूज किया जाता है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए किया जाता है, और 0 वर्ड का जो यूज, 0 और रूट का मतलब लगभग सेम ही है। 2/3 0 है, यहां पर 2/3 रूट है। पॉलिनोमियल के केस में देखें अगर हम, तो 2/3 जो है वो 0 है, और यहां पर देखेंगे तो 2/3 क्या है, रूट है। सो रूट वर्ड का यूज कब होता है, जब पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात हो रही है। और 0 वर्ड का यूज कब होता है, जब पॉलिनोमियल की बात हो रही है ना। तो पॉलिनोमियल की बात होगी तो उसका 0 होगा, ठीक है। और जब पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात होगी तो उसका रूट होगा। समझ में आइए। लेकिन दोनों का मतलब लगभग देखा जाए तो सेम ही है। 2/3 क्या है, 0 है, किसका, 3x-2 का। और 2/3 रूट है किसका, 3x-2 इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। 2/3 इज, ऐसे भी कह सकते हैं 2/3 इज 0 ऑफ 3x-2 बिकॉज ये पॉलिनोमियल है। एंड 2/3 इज रूट ऑफ 3x-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2/3 is a root of polynomial 3x-2, and 2/3 is root of 2/3 is 0 of polynomial 3x-2, and 2/3 is a root of 3x-2 is equal to 0। So ये दो डिफरेंट चीजें देखने में लग रही हैं, लेकिन मतलब दोनों का एक ही निकल के आता है, समझ में दोनों लगभग एक जैसा ही आता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। बात समझ में आई सबको। जो रूट वर्ड यूज करते हैं वो पॉलिनोमियल, हाँ, पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए रूट वर्ड यूज किया जाता है, और 0 यूज किया जाता है पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, जिससे कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन दोनों लगभग दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना कि वी कैन से दैट 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x-1 और अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। यही बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। नाउ कंसीडर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 ले लेते हैं। तो कैन यू टेल व्हाट इज इट्स 0, व्हाट इट्स 0 इज। ये 0 का भी होगा, इसका 0 क्या होगा। 5 जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसका 0 क्या होगा। सर -5। नहीं, अब देखो तुमने -5 जो बोला है ना, ये -5 इतना इतना बेकार सा आंसर है, और इतना बेकार सा आंसर है कि ये एक डिमोटिवेटिंग आंसर है। मतलब मुझे डिमोटिवेट हो गया, मैं तो डिमोटिवेट हो गया पूरी तरीके से। ये भी डिमोटिवेटिंग आंसर है। 0 जिसने बोला है ना वो भी डिमोटिवेटिंग आंसर है। मतलब ये ऐसा डिमोटिवेटिंग आंसर है कि इससे लगता है कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा है ना वो सब बेकार में टाइम वेस्ट किया, हमने पढ़ना ही नहीं चाहिए था ये। थिंक अबाउट इट, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आगे पढ़ ही लो, उसने लिख भी दिया, आंसर लिखा भी हुआ है। कैसे तुम एक्स वैक्स कह रहे हो, एक्स कह रहे हो, 0 कह रहे हो, कुछ से कुछ बोले जा रहे हो। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इट हैज नो 0, इट हैज नो 0, इट हैज नो 0 लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर। तो आगे पढ़ लो तो वो भी तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो अब जो पीछे देखो अभी जो हमने 10-15 मिनट पहले जो किया हुआ है ना वो आप लोगों ने सही से समझा ही नहीं है, इसीलिए ये नहीं कर पा रहे हो। इसमें कह रहा है आपसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 5, इसका 0 निकालो।
तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि जीरो क्या होता है। तो अगर किसी को याद हो, याद तो होगा ही, समझ नहीं पाए हो। अब एक बार, एक चीज होता है सुनना और एक चीज होता है दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेना। जैसे तुम कन्विंस्ड हो कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, मैं कन्विंस्ड हूँ कि मेरा नाम अमित है, ठीक है, तो मैं नींद में भी रहूंगा, मुझसे कोई नाम पूछेगा तो मैं अमित ही बताऊंगा, ठीक है। तो वैसे ही है यहाँ पर कि एक चीज को होता है अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लेना। तो सेट करो दिमाग में मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जीरो होता क्या है? जीरो एक्स की ऐसी वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। जीरो एक्स की ऐसी वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। जैसे ऊपर लिखा हुआ था, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपने क्या कहा था, एक्स की ऐसी वैल्यू, है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स क्या था, वो 1 था, एक्स इज इक्वल टू 1, वो ऐसी वैल्यू थी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर पा रही थी, ठीक है। तो 1 कहते थे कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो 1 है। अब हमारे पास एक नया पॉलिनोमियल है, वो है 5, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसमें मैं ऐसा क्या रखूंगा? अब सबसे पहली बात तो ये आपको समझना होगा कि भाई रखें कहाँ। यहाँ तो x था तो x की जगह पे 1 रख दिया, यहाँ तो x दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले इसमें x दिखाओ। कैसे दिखाओगे x को? x पावर 0 लिख करके, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिखते हैं, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख देते हैं, और तभी तो हम कहते हैं इसका डिग्री क्या है, 0 है। याद करो, थोड़ी देर पहले कहा था, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ये चीज। तो अब तो ये x दिखने लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो 5 को हम 5 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फिर से जीरो की। तो जीरो होता क्या है? जीरो x की ऐसी वैल्यू होता है ना, x की ऐसी वैल्यू होती है जिससे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। तो अब जरा सोचो तुम यहाँ पर कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी ताकि ये p 5x की पावर 0 हो जाए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा, एक बच्चे ने बताया भी वैसे अभी, कि 0 रख देंगे, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम एक चीज समझना यहाँ पर जरूरी है, थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू है यहाँ पर, कि ये हो जाएगा 0 की पावर 0। जब तुम x की वैल्यू 0 रखोगे ना, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 की पावर 0, और 0 की पावर 0 की वैल्यू हमें नहीं, 0 पावर 0 1 नहीं होता है, 0 पावर 0 इनडिटर्मिनेट होता है ना। इसको हम क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड, नॉट डिटर्मिनेट, ठीक है। इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। 0 पावर 0 एक स्पेशल नंबर है। और वैसे तुमने क्या सोचा कि 1 हो जाएगा, ठीक है, हाँ। अब बच्चे को पता नहीं होगा तो तुम अपने हिसाब से तो वही सोचो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 1 वैसे होता नहीं है, ये एक स्पेशल केस है जो 1 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये आया कि ये 1 हो जाएगा, तो यही तुम्हें तुम्हारे दिमाग में आना भी चाहिए था कि ये 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो x की जगह पे मैं यहाँ पर 1 रखूँ, 2 रखूँ, 4 रखूँ, x की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रखूंगा, पावर 0 है तो वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 पावर 0 एक स्पेशल केस है, वो 1 नहीं होता है। लेकिन हमें यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि 0 पावर 0 अगर 1 नहीं होता है ना, तो 0 भी नहीं होता है। 0 पावर 0 1 नहीं होता है, और ना ही 0 पावर 0 0 होता है, ठीक है। ये निकाला ही नहीं जा सकता है, ठीक है, ये हम निकाल नहीं सकते हैं। पावर 0 की कोई वैल्यू हाँ नहीं, वैल्यू नहीं निकाल सकते, 0 पावर 0 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। 0 की पावर 0 की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि 0/0 हमें पता नहीं होता ना। 0 0 जो है ना, 0 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो, अब तुम यहाँ पर सोचो जरा कैसे, इसमें तुम्हें बताऊं मैं। जैसे मान लो कि x माइनस 1 है, ठीक है, और उसकी पावर x माइनस 1 है ना। नहीं, ऐसे नहीं, इस तरीके से सोचिए अगर हम कि 1 माइनस 1 है और उसकी पावर में कैसे, इसको नहीं, एग्जाम्पल से इस तरीके से तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ तुम्हें, और इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। x की पावर 0, ठीक है, x की पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। x की पावर 0 1 जनरली क्या होता है? x पावर 0 1 होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। और अब देखो, x की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर? ये देखो, ये 1 जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो ये 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं 1 को। तो x की यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड देखो, यस सर। हाँ, तो इस तरीके से तुम सोचो कि ये अब x किसके इक्वल हो जाएगा? x 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बेस इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से समझ सकते हो, नहीं, x जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पावर तो सेम ही है, 0 0, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो?
समझ पा रहे हो बच्चे? नहीं समझ पा रहे हो? मेरे ख्याल से रहने दो, छोड़ो इसको, रहने दो। तुम इस तरीके से समझो कि Yes, sir. जीरो की पावर जो जीरो होती है ना बेटा, जीरो की पावर जो जीरो होती है, इसको हम इनडिटर्मिनेट कहते हैं, ठीक है। और ये चीज अभी मेरे ख्याल से एग्जांपल से उस तरीके से समझाना थोड़ा टफ ही होगा, ये हायर क्लासेस में जाकर के तुम सीखोगे। तो वैसे अगर तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए था कि जीरो की पावर जीरो जो है वो 1 के इक्वल होगी, है ना। मतलब किसी नंबर का पावर जीरो जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो जीरो पावर जीरो भी 1 के इक्वल होगा। सो बेसिकली इसमें मैं कुछ भी रख दूं तो ये जीरो के इक्वल तो नहीं होने वाला है, ठीक है। और वैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है वो ये है कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। तो जब ये फिक्स है और ये 5 है, फिक्स है और 5 है ये, तो ये भाई जीरो कैसे हो जाएगा? जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया भी है इन्होंने कि इट हैज नो जीरो बिकॉज रिप्लेसिंग x बाय एनी नंबर इन 5x पावर जीरो स्टिल गिव्स 5, ठीक है। जैसे 5 इंटू एक्स पावर जीरो में x की जगह पे तुम कुछ भी रखो, 1 रखोगे तब भी ये 5 इंटू 1 पावर जीरो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 2 पावर जीरो रखोगे तब भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। एक ही केस है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस है, वो था 5 इंटू जीरो पावर जीरो, और जीरो पावर जीरो जो होता है इंडिटर्मिनेट होता है, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि भाई ये कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कभी भी जीरो नहीं होता। इनफैक्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इनफैक्ट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इट हैज नो जीरो, मतलब कि कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो होता ही नहीं है। जैसे सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू, मान लो 3 लिखा हुआ है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका जीरो क्या होगा? कोई नहीं, इट हैज नो जीरो, इसका कोई ऐसा जीरो होता ही नहीं है, मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो इसको जीरो कर दे। ऐसे ही देखो ध्यान से, मान लो मैंने लिख दिया पाई, पी एक्स इज इक्वल टू पाई, तो ये भी क्या है? ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इट हैज नो जीरो, इसके भी जीरो नहीं है, इट हैज नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है इसका, मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इसको जीरो कर दे। भाई ये तो पहले से फिक्स है, पाई है, तो पाई जीरो कैसे हो जाएगा? जब वो पाई है तो जीरो कैसे हो जाएगा? ठीक है, एक्स माइनस वन था पॉलिनोमियल, तब ना ये जीरो हो जाता था जब एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 1 होगी तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 है, तो ये 3 जीरो कैसे हो जाएगा? 3 तो 3 ही रहेगा भाई, है ना। 3 लंदन जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे दिल्ली आए, कहीं पर भी जाए, तो 3 तो 3 ही रहेगा, ठीक है। 3 तो फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू थोड़ी चेंज होता है। ये x माइनस वन चेंज हो सकता है, जब हम x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो x माइनस वन की अलग अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि x यहाँ वेरिएबल है, ठीक है। x की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये 3 कैसे जीरो हो जाएगा? पाई कैसे जीरो हो जाएगा, है ना। अगर मान लो ऐसे एग्जाम्पल हमने 5 ले लिया, तो ये कैसे जीरो हो जाएगा? ये कभी जीरो नहीं होगा, इट हैज नो जीरो। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो नो, हाँ, पी एक्स इज इक्वल टू, देखो लिखा हुआ है आगे, व्हाट अबाउट द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट अबाउट, यही चीज जो तुमने पूछा है वो अगला क्वेश्चन यही है कि व्हाट अबाउट द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तो कोई बच्चा अगर सिंसियरली पढ़ाई करेगा ना, इस तरीके से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ेगा ना, तो अपने आप उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। और एनसीईआरटी ने देखो टैकल किया हुआ है उसको, यही क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट अबाउट जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं किसको, पहले ये समझना जरूरी है। तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है, ये है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, जीरो पॉलिनोमियल को एक ही तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीका है पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही है जीरो पॉलिनोमियल। तो अब तुम यहाँ पर इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर तुम सपोज तुमने लिख दिया एक्स की पावर, अब जीरो को तुम जीरो इंटू एक्स लिख सकते हो क्या? जीरो को तुम जीरो इंटू एक्स की पावर 1 लिख सकते हो क्या? यस सर, यस सर, यस सर। कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है इसमें, ऐसा लिखने में कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई करके भी जीरो ही आएगा। हाँ, अब x की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, x की वैल्यू तुम 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, हर एक केस में तो जीरो ही रहेगा ये। इसका मतलब तो ये हुआ कि एनी रियल नंबर, एनी वैल्यू ऑफ x इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब नहीं समझ में आया होगा कुछ बच्चों को, क्यों नहीं आया होगा समझ में? तो जीरो होता क्या है, पहले उस पे जाओ। जीरो क्या होता था? जीरो होता है x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, यही था ना। x माइनस वन में हमने क्या कहा था कि भाई देखो ये जैसे ऊपर टॉप पे जो लिखा हुआ है x माइनस वन, ये x माइनस वन का जीरो क्या था? 1 था। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसी वैल्यू थी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा था। अब आते हैं इस पे, इस पॉलिनोमियल पे आते हैं। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे? सारी वैल्यूज, सारी वैल्यूज, कोई भी रख लो, कोई भी रख लो,
सारी पे जीरो ही होनी है इसको, क्योंकि है ही वो जीरो, तो x की जगह पे कुछ भी रखेंगे तो जीरो ही होगा। इसका मतलब ऑल रियल नंबर, ऑल वैल्यूज ऑफ x ना, और एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x सच दैट पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। ठीक है, such that p of the value of x such that p of x is equal to 0। तो वो इस केस में देखें तो एवरी रियल नंबर पॉसिबल है आंसर, मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं। और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये सारे जो एग्जांपल्स हैं बेटा देखो ध्यान से, है ना, ये सारे एग्जांपल्स px3 px5 px5, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसका कोई जीरो नहीं होता है, इट हैज नो जीरो। समझ में आई सारी बातें? यस सर। ओके, देखो ये एग्जांपल है, कह रहा है चेक करने के लिए तो करेंगे खुद से। हाँ चेक करना है। So -2 is the zero of polynomial x plus 2, but 2 is Yes, not -2 the is zero of the polynomial. zero of the polynomial. सर -2 होगा पर 2 नहीं होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। Only -2 is the zero of the polynomial. ठीक है, hence -2 is जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखो तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 2 4 हो 4, जाएगा। है ना, 4 ये जीरो नहीं है ना, therefore 2 is not zero, 2 is not the zero of the polynomial। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका जीरो फाइंड करो। सर 1/2। -1/2 होगा बेटा, इतनी गलती करोगे? इतना सिंपल क्वेश्चन में भी मिस्टेक। सर -1/2। So -1 जीरो by फाइंड 2. जीरो फाइंड करने का तरीका होता है कि पहले तो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दो, ठीक है, फिर इसके बाद 2x जो होगा वो -1 होगा, और फिर x की वैल्यू -1/2 होगी, है ना, -1/2 होगी। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, जीरो जो है, जीरो ऑफ पी एक्स इज -1/2, यही आंसर है, -1/2। नेक्स्ट देखो, अब ये जनरलाइज कर दिया इन्होंने। क्या जनरलाइज किया है कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है अगर, जो कि ax प्लस बी के फॉर्म का होता है। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, ax प्लस बी के फॉर्म का होगा, मतलब ax प्लस बी जैसा होगा। इसमें a और b कोई भी रियल नंबर्स हैं, और a जो है वो
जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो हो जाएगा तो लीनियर नहीं बचेगा ना, ये तो एक्स वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो लीनियर कैसे बनेगा फिर पॉलिनोमियल, इसीलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ए एक्स प्लस बी को। इसका जीरो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, पहले तो जीरो को इक्वेट कर दो और फिर बी को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो, राइट हैंड साइड में भेज दो और फिर एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए आ जाएगी, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज द ओनली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट वन इज द जीरो ऑफ एक्स माइनस वन, माइनस टू इज द जीरो ऑफ एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू का जीरो क्या होगा माइनस टू, एक्स माइनस वन का जीरो क्या होगा वन होगा, है ना, एक ही जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। और ए एक्स प्लस बी का जीरो की बात करें तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात थी जो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। यस सर। यस सर। ओके, verify whether 2 and 0 are zeros of this polynomial। वेरीफाई करना है, कर दो वेरीफाई। है क्या 2 0 है, फिर चेक करो 0 0 है इसका। यस सर। दोनों है सर सर, जीरो दोनों है। दोनों ही है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स में पुट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, 4 माइनस 4 0। ठीक है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। दूसरी बार क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, जो कि 0 ही होता है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ जीरो, ऑल्सो अ जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। हो गया, मतलब सही बात है, दोनों वेरीफाई हो गया कि दोनों के दोनों जीरो हैं। समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं इन्होंने, वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं ये समझते हैं। माइक किसी का ऑन है? किसी का नहीं है। ओके, ये देखो, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या है ऑब्जर्वेशंस? अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। ठीक है, जीरो जो होता है किसी पॉलिनोमियल का जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो। जैसे एग्जांपल के लिए 3x माइनस टू है, तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या है, जीरो जो है वो 2/3 है। और अगर बात करें 5x स्क्वायर की, है ना, तो या 5x की बात करें तो इसका जीरो क्या है बेटा, इसका जीरो क्या है, जीरो है, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो इसका जीरो 2/3 है, इसका जीरो जीरो ही है, मतलब ये जीरो किसी पॉलिनोमियल का जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो। ठीक है, एंड जीरो मे बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने दिखाया आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके से। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ये तो हमने देख ही लिया था कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो होता है उसका एक ही जीरो होता है। सर हाँ, सर 5x का सर -5 नहीं हो सकता जीरो? रख के देखो x की जगह पे -5। फिर -25 हो जाएगा। ये x की जगह पे 5 रखने का मतलब ये नहीं होता है कि 5 -5 कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रखा है, ये 5 इंटू एक्स है ये, तो 5 ओके एक्स सर। की जगह -5 रखेंगे तो ये -25 होगा, ये माइनस नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स, नॉट 5 और -x।
और पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, ठीक है, एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था ना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का, तो इसके जीरोस क्या क्या थे, एक तो जीरो ही जीरो था इसका, और एक टू था जीरो, देखा था हमने थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट 2 मिनट पहले। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स पॉलिनोमियल के दो जीरोस थे, तो एक पॉलिनोमियल जो है उसके एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। तो ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.2। ये सभी बच्चे पेन पेपर निकाल के रेडी हो जाओ और ये क्वेश्चन ट्राई करो। दो क्वेश्चन है इसमें। x इक्वल टू 0 में तो 3 आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू 0 रखनी है पहले पॉलिनोमियल के अंदर, और फिर वैल्यू निकालनी है। सर फर्स्ट का सर 3 आएगा, सेकंड का -6, ओके, सबसे पहले तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसको px ले लेते हैं, ठीक है। लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो p ऑफ जीरो, फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू 0, p ऑफ जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू 0, एक्स की जगह पे 0 पुट कर देना बस, जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर दो बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो क्या आया बेटा आंसर, p ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, 3। हाँ, ऐसे ही सेकंड पार्ट भी करना है। तो जहां जहां x है ना वहां वहां -1 पुट कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये देखो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों, सर -6। हाँ, -6, वेरी गुड, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, ये -4 और -1 का जो स्क्वायर है ना, इसको लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 लिख देते हैं, नहीं। अरे पहले -1 का स्क्वायर करना है, पहले -1 का स्क्वायर करना है, और फिर -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा। कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं ऐसे ना, ये -1 को -3 है, लास्ट वाले का -3। ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। p ऑफ 2 निकालना है बच्चों इसमें, तो 5 इंटू 2 होगा, फिर -4 इंटू 2 स्क्वायर, फिर 3, और आपको कैलकुलेट करना तो आता ही है। देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3, तो -3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यस सर। ओके, सेकंड पार्ट करो सभी बच्चे इसका, बहुत ही आसान है सेकंड पार्ट। कॉपी तो नहीं कर रहा कोई? सेकंड पार्ट करो तो बेटा इसका, P0 P1 P2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे करने हैं, सारे क्वेश्चन Okay, करने हैं, sir. सारे पार्ट 4। फर्स्ट के 3 आंसर है, 0 1 3। सर 113। और रिजल्ट 113 है। पहले सबके लिए करना है ना, तो फर्स्ट पार्ट का करते हैं पहले। p ऑफ 0 निकालते हैं, तो y की जगह पे जहां जहां y है वहां वहां 0 पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। 1 इसी के लिए p ऑफ 1 निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1। और अगले फिर का क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 हाँ 3, सर इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट आ गया। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी निकाल सकते हो आप आसानी से। p ऑफ 0 निकालते हैं दूसरे पार्ट के लिए, तो 2 + 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3, और इसको सॉल्व करेंगे सर 2। आ जाएगा, वेरी गुड।
P ऑफ 1 निकालो, तो P ऑफ 1 कैसे निकलेगा, 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 की पावर 3। सर 2 4। + 1 + 2 - 1 कितना आ जाएगा, 4। वेरी गुड। P ऑफ 2 निकालना है, तो 2 + 2 + 2 × 2 स्क्वायर -2 की पावर 3। सो बेसिकली देखो इसमें करना क्या है, एक चीज बता दी आपको, P ऑफ 0 क्या होता है, P ऑफ 1 क्या होता है, ये पता चल गया आपको। तो उसके बाद तो जोड़ना है, ये सब तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी कर देगा। फर्स्ट वाला नहीं कर पाएगा तो सेकंड वाला बच्चा तो कर ही देगा, नहीं? यस सर। सो बेसिकली जोड़ना घटाना है, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, तो कर लोगे आसानी से। रहने देते हैं, बाकी पार्ट, 2 पार्ट आप खुद से ही कर लेना, आसान है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट में यही टॉपिक आएगा बेटा, जो भी टेस्ट होना है ना संडे को, यही टॉपिक आएगा। ओके सर। सर सेकंड चैप्टर। हाँ, सर फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा? फर्स्ट चैप्टर आ चुका है ना। सैटरडे संडे है। आने वाला है ना अभी। कब आएगा, संडे को आएगा, संडे को है टेस्ट। जब भी होगा, मतलब इस संडे को, जब आपके पास नोटिफिकेशन तो आया होगा। सर इसी संडे को है टेस्ट? वो आप लोगों को पता करना पड़ेगा, मुझे नहीं आइडिया है। आप टाइम टेबल देखते हो ना, टाइम टेबल तो आप लोगों ने देखा होगा ना, उसमें लिखा होता है टेस्ट है सर कब। इसी संडे को टेस्ट है। हाँ, टाइम टेबल ठीक से देखा करो, उसमें लिखा होता है। ओके, देखो ये थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहा है वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। ठीक है, ये -1/3 क्या इसका जीरो है, ये चेक करके देखना है। तो पहला पार्ट अगर देखें, P ऑफ -1/3 रखना पड़ेगा, ठीक है, x की जगह पे। सर 0 आंसर आ रहा है। हाँ वेरी गुड, तो 0 अगर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये 0 है ना। P ऑफ -1/3 0 आ रहा है, देयरफॉर -1/3 इज 0 ऑफ P ऑफ x। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड of का सर नहीं आ आंसर रहा। 4 - पाई। तो 5 सर 0 × नहीं आ 4 रहा। बाई, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 4 - पाई, 4 - पाई। विच इज नॉट 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल का साइन ये होता है कि नहीं, इक्वल नहीं है 0 के। ऑब्वियसली 4 - पाई 0 थोड़ी होगा, देयरफॉर 4/5 इज नॉट 0 ऑफ 5x - 5। ऐसे ही बाकी में भी चेक करना है, तो एक काम करो, 6 सर सर थर्ड पार्ट में 7। दोनों जीरो हैं। दोनों जीरो थर्ड में। थर्ड में दोनों हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखें तो इसमें भी हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें भी 0 है, x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ठीक है, फिफ्थ वाला भी सही है। इसके लिए lx + m को सर 0, सिक्स्थ वाला भी सही है। तो -m/l हो सर जाएगा। 8th में नहीं हो पाएगा। हाँ, 8th में जो है ना, ये तो सही है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। -1/√3 तो ठीक है, ये होगा, क्योंकि 3x² - 1 को तो जब 0 कर दोगे ना, तो 3x² आ जाएगा 1 के इक्वल, तो x² आ जाएगा 1/3 के इक्वल। और फिर x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये प्लस और माइनस 1/√3 होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस √1 तो 1 ही होता है, √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो एक वैल्यू आ जाएगा 1/√3 और दूसरी एक वैल्यू हो क्वेश्चन में जाएगी भी माइनस। एक सो क्वेश्चन एक, में हाँ एक ही सही है, ये सही है, -1/√3 है, बट 2/√3 नहीं है, ठीक है। तो -1/√3 होगा इस केस में, और दूसरा जो 2/√3 है वो नहीं है। और 8th वाला क्वेश्चन -1/2 होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसका जीरो क्या होगा बेटा, 2x + 1 की जीरो कैसे निकालेंगे, 2x सर 2 आएगा। -1/2। क्या बोल रहे हो, 2 कैसे आ जाएगा, -1/2 आएगा। इसका जीरो क्या होगा बेटा, -1/2। समझ में आया सबको? सर लास्ट वाले का कैसे? ओ यस सर। ओके,
कह रहा है जीरो फाइंड करो सभी केसेस में। करो, आप लोग फाइंड करो जीरो। सर एक्स की जगह -5 रख देंगे। एक्स की जगह फर्स्ट वाले में x की जगह -5 है। सर एक्स एक्स की जगह फर्स्ट वाले में एक्स की जगह -5 होगा। एक्स की जगह तो -5 x नहीं की जगह रखेंगे, +5। एक्स की जगह -5 नहीं रखेंगे, ठीक है। एक्स की जगह -5 नहीं रखेंगे, ठीक है। ये तरीका गलत है। जीरो निकालने का तरीका एनसीईआरटी ने अभी अभी आपको सिखाया था कि जो पॉलिनोमियल होता है उसको जीरो के इक्वेट करते हैं, तो एक्स की जगह -5 नहीं रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी -5, ठीक है। और यही तो डिफरेंस है। मैथ्स सीखने का मतलब क्या है? मैथ्स ये नहीं सीखना होता है कि -5 रख देंगे, -5 रखेंगे नहीं, वो -5 निकल के आएगा, सॉल्व हो करके आएगा -5, ठीक है। ये होता है। रखने वाला काम कब करते हैं? जब वेरीफाई करना होता है कि जीरो है या नहीं है, चेक करो, तब एक्स की जगह -5 रखते हैं और फिर चेक करते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर जीरो निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको x+5 को जीरो के इक्वेट करेंगे, ठीक है। आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। दूसरे में सॉल्व होकर 5 आ जाएगा। हाँ, दूसरे में सॉल्व होकर एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। सर सेकंड में सर 5, सर 0। ये देखो, ये स्टेटमेंट था अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था। देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। x-1 को जीरो के इक्वल करते हैं, व्हिच गिव्स x इज इक्वल टू 1। तो यही तो सीखना है बेटा। मैंने समझाया ना कि मैथ्स अगर सीखना है तो एनसीईआरटी के वर्ड बाय वर्ड को फॉलो करो, ठीक है। तो x+5 को जीरो के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -5 आएगी और यही वैल्यू इसका जीरो है, ठीक है। ये होता है एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की तरह सोचना, जो आपको समझना है, सीखना है। यस सर। ऐसे ही दूसरे पार्ट में x-5 का जीरो निकालना है, तो x-5 को पहले जीरो x की इक्वेट सर वैल्यू करो। x-5 का 0 + 5 आएगा। तो 5 इज इक्वल टू 5 इज जीरो ऑफ p ऑफ x, ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही सभी क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट में सर -5 और -5/2। 2। और थर्ड में -5/2। हाँ बिल्कुल। सर फोर्थ में +2/3। फिफ्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, 3x इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 0/3, 0 डिवाइड बाई, सर 0। ये जो पॉलिनोमियल है ना 3x का जीरो क्या है? जीरो ही इसका जीरो है। ठीक है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, px इज इक्वल टू ax। सर 0। यस, ax को जीरो के इक्वल लिख देंगे तो x आ जाएगा 0/a, और 0/a क्या होता है? जीरो, तो यही इसका जीरो है। सेवेंथ नंबर में क्या करेंगे? cx प्लस d को जीरो के सर इक्वेट कर देंगे। -d/c। वेरी गुड। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? -d/c, यही इसका जीरो है। -d/c इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सेवेंथ नंबर का। तो ये एक्सरसाइज हो गया बच्चों कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट था और जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, ऐसा नहीं है कि टफ है, बहुत ही आसान है। समझना इसको बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक है, इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। देखो ये आपसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब किसी ने मैथ्स ना भी पढ़ी हो ना, मतलब सेकंड या थर्ड क्लास की मैथ्स पर रखी हो, उसको भी समझ में आ जाएगा। ये समझा रखा है इन्होंने। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है लेट अस कंसीडर टू नंबर्स 15 and 6। ठीक है, जब तुम 15 को 6 से डिवाइड करते हो तो कुछ तो क्वोशंट आता है, कुछ तो रिमाइंडर आता है। ठीक है, इतना बताने की क्या जरूरत है, तो सबको पता होता है। ठीक है, लेकिन इसने ये भी नहीं छोड़ा, ये भी एक्सप्लेन कर रखा है तुम्हें। ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हें डिवीजन भी नहीं आता है। ठीक है, एनसीईआरटी इतना हमें कम समझती है, बताओ, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो कह रही है डिवाइड करो, देखो तो ये क्वोशंट आएगा, ये रिमाइंडर आएगा। वी है ना, वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर इज 3 एंड लेस देन डिवाइजर 6। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझाने की ये कोशिश की जा रही है कि ये डिवाइजर है आपका 6, तो रिमाइंडर उससे ऑलवेज कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो सिमिलरली इफ वी डिवाइड 12/6
we get remainder 0. So what is the remainder here? Here remainder is 0 and we say that 6 is a factor of 12 और 12 is a multiple of 6. एक ही बात है ना, 6 जो है वो फैक्टर होता है 12 का, और ये ऐसे भी बोल सकते हैं इसी बात को, 12 जो है मल्टीपल होता है 6 का। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। अब देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अब आ गया ये नंबर के बारे में बता दिया, अब ये नंबर को ना, नंबर को ही यूज करेंगे पॉलिनोमियल्स में। देखो नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये इसको पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आपने कर रखा होगा 6th 7th या 8th क्लास में कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये डिवीजन कर रखा होगा पॉलिनोमियल को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना आपने किया होगा, लेकिन स्टिल ये मान के चल रहा है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है 6th 7th 8th में, तो फिर से वो समझा रहा है आपको कि याद करो। तो टू स्टार्ट विद let us try and do this when the divisor is a monomial. monomial है divisor, divisor monomial है, मतलब x है divisor, यहाँ पर देख सकते हो एक टर्म वाला, एक टर्म वाला। so let us divide the polynomial 2x cube plus x square plus x by monomial। तो कैसे डिवाइड करते थे आप सबको याद आ रहा होगा, छोटी क्लासेस में था ये, मतलब 6th 7th 8th में कहीं पर तो था, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है सर 6th में था। देख रहे हो, वही चीज यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है। तो 9th की मैथ्स कहाँ है, ये तो 6th की मैथ्स है, बस इसमें ये बता दिया, इसके बाद थोड़ी सी एक ऊपर की चीज बता देगा, इसके आगे की एक चीज बता देगा, चैप्टर खत्म, ठीक है। बच्चे कहते हैं टफ है टफ है टफ है, क्या टफ है, ये भाई 6th की चीजें चल रही हैं, 6th में तुमने पढ़ा होगा तो ये तुम्हें बिल्कुल आसान लगेगा, और इसके बाद उसमें एक नई चीज और ऐड कर देगा और हो गया 9th का क्लास का सिलेबस और कंप्लीट, चैप्टर खत्म। देख सकते हो आप इस तरीके से। तो इस तरीके से बेटा अगर देखें हम, तो ये जो डिवाइड करने पे जो आंसर आता है, तो ये x से आप जानते हो ना, x कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, तो x स्क्वायर बच जाएगा, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा, फिर x और x कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो ये, हाँ तो ये आपका आंसर आ गया, कह सकते हो ये आंसर आ गया। और ये जो आंसर है ये कोशेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट कहते हैं। एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो कोशेंट आ गया। इन फैक्ट यू मे हैव नोटिस दैट x इज कॉमन टू ईच टर्म। यहाँ पर क्यों ऐसा हो पाया है डिवीजन, क्योंकि इसमें सभी में x x x टर्म था, कॉमन था, इसीलिए हमने क्या किया, उसको कैंसल आउट कर दिया। अब देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये, कि x and 2x square plus x plus 1 are factors of this and this is a multiple of x as well as multiple of this। ये जो थोड़ा सा सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस है, इसको को समझने के लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर नहीं आया है समझ में, तो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या कह रहा है, x जो था वो इन सभी में, 2x क्यूब में, x स्क्वायर में, x में, इन सब में x है ना, x तो प्रेजेंट है ना बेटा, 2x क्यूब में भी x है, x स्क्वायर में भी x है, x में भी x तो है ही नेचुरली, तो सभी टर्म में कॉमन था, है ना। तो इसीलिए हम इस चीज को कॉमन फैक्टर निकाल करके, कॉमन जो था, क्या कॉमन था, सब में x है। देखो x यहाँ है, यहाँ x 2 बार है, x इंटू एक्स, यहाँ 2 टाइम्स x इंटू एक्स इंटू एक्स 3, है ना। 2x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, समझ रहे हो बात को, है ना। x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, ठीक है। और x को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 1 लिख सकते हैं, x को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 1 लिख सकते हैं। और फिर इन तीनों में से अगर मुझे x को कॉमन फैक्टर लेना है, यहां से मुझे अगर तीनों में से x को कॉमन फैक्टर बाहर निकाल दूंगा, तो इसमें देखो क्या बचेगा, एक x तुमने बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स बचेगा ना बेटा, देख रहे हो यहाँ पर 2x स्क्वायर बचेगा। ये एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, इसमें से एक x बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। और ये x का मतलब होता है x इंटू 1, तो इसमें से x को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो ये हो गया, इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में सबको आ रहा है? यस सर। तो ये चीज, हाँ ये चीज देखो, ये मैं एक चीज बताऊं तुम लोगों को, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि ये जिसको नहीं आता है ना समझ में, उसके लिए मैथ्स बहुत टफ हो जाता है, रियली में टफ हो जाता है उसको समझ, क्योंकि उसको 6th 7th क्लास की चीजें नहीं पता होती है, कहाँ से मैं 9th का कर लेगा। 9th में एक ही 2 ही चीजें तो एक्स्ट्रा दी हुई होती है। अभी तक हमने एक्स्ट्रा क्या सीखा है, जीरो सीखा है, कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो जीरो फाइंड करना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, जीरो फाइंड करना तो कोई भी बच्चा कर लेगा अगर उसको 6th क्लास तक की मैथ्स आती है तो, है ना। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो नई चीज थोड़ी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, वो बहुत ही सिंपल सी बात है, बस आपको 6th क्लास तक की मैथ्स आनी चाहिए। सो बेसिकली बेटा देखो, ये 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप इस तरीके से लिख सकते हो, x कॉमन फैक्टर जो है, x को हम कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल देंगे, फैक्टर कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल के लिख देंगे अलग से, ठीक है। तो x इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा जा सकता है। अब देखो क्या लिखने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर मत भूलो कि ये 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही ये है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ही
लिखने का एक तरीका, सॉरी, लिखने का एक और तरीका है, और वो तरीका ये है कि इसको हम x इंटू 2x² प्लस x प्लस 1 लिख सकते हैं। आपको ऊपर पहले से ही समझा रखा है कि 12 जो होता है वो 2 इंटू 6 होता है, मतलब कि 12 का एक फैक्टर 6 है या 6 का मल्टीपल 12 है। ये आपको एक्सप्लेन कर चुका है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। 12 का फैक्टर 6 है और 6 का मल्टीपल 12 है। हाँ, तो क्या बोला सर? नेटवर्क की वजह से आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी सर, आप दोबारा बोल दीजिए। 12 का जो फैक्टर है ना, 12 का जो फैक्टर है वो 6 है और 6 का मल्टीपल 12 है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर चुका है ऊपर ऑलरेडी एनसीईआरटी। अब सुनो ध्यान से, तो यहां पर देखो, अब ये पॉलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर हम कह सकते हैं ना x है। 2x³ प्लस x² प्लस x का फैक्टर x है कि नहीं है? बिल्कुल है। यस और सर है। और 2x² प्लस x प्लस 1 भी एक फैक्टर है। 2x² प्लस x प्लस 1 भी एक फैक्टर है। किसका? ये 2x³ प्लस x² प्लस x का। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं x का मल्टीपल है ये पॉलिनोमियल, x का मल्टीपल है 2x³ प्लस x² प्लस x। समझ में आई बात? और ये समझ में नहीं आ रही है तो इसको तुम्हें ये समझ में नहीं आया था, ये वाला समझ में नहीं आया था, क्योंकि यही तो ये भी तो यही बात कह रहा है कि हाँ 12 का फैक्टर 6 है तो 6 का मल्टीपल 12 है। ठीक है, 12 का फैक्टर 2 है तो 2 का मल्टीपल 12 है। तो 2x³ प्लस x² प्लस x का फैक्टर x और 2x² प्लस x प्लस 1 है। इसका मतलब x जो है, x का मल्टीपल ये पॉलिनोमियल होगा, और 2x² प्लस x प्लस 1 का भी मल्टीपल ये पॉलिनोमियल होगा। तो यही बात ये लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान से पढ़ोगे ना तो यही बातें ये लिखा हुआ है। और इसके लिए आपको पहले ही इसने एग्जांपल बड़ा अच्छा सा दे रखा है ऊपर की 12 के केस में देख लो। ठीक है, ये देख लो 12 वाला एग्जांपल दे रखा है ताकि समझना आपके लिए आसान हो जाए। हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, ये मेरे ख्याल से ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि भाई 12 का फैक्टर 2 और 6 होता है और 6 का और 2 का मल्टीपल 12 होता है नेचुरली। तो वैसे ही यहाँ पर पॉलिनोमियल के केस में भी ये बात वैलिड है, पॉलिनोमियल के केस में भी ये बातें लागू होती हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, बेसिक बातें आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की जा रही है, वो समझो अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर आपको ये सारी बातें एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन अगर आपको एनसीईआरटी को समझ में आ गया है ना, तो आप एग्जाम में गारंटी नहीं है कि आपको एग्जाम में 100 में 100 आ जाएंगे, लेकिन मैथ्स आप सीख जाओगे। आप मैथ्स जो है सीख जाओगे कि मैथ्स होता क्या है, वो सीख जाओगे, और फिर बाय डिफॉल्ट आपके मार्क्स भी आ जाएंगे वैसे। लेकिन मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, लेकिन रियली में मैथ्स आप सीख जाओगे अगर आप एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड अच्छे तरीके से ग्रास्प कर लेते हो, समझ जाते हो। तो एक एक बातों को उन्होंने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, परफेक्टली डील किया हुआ है। देखो फिर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने। Consider another pair of polynomials 3x² plus x plus 1 and x। अब देखो इन्होंने जो लिखी हुई है ना ये बातें, आपको एक एग्जांपल तो समझा दिया जहां पर डिवाइड हो गया था वो दूसरे, अभी अपने हमने जो देखा था उसमें एग्जैक्टली डिविजिबल था, हर एक टर्म में x था, हर एक टर्म में x था, हर एक टर्म में x था, तो x से x कैंसिल हो गया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दूसरा एग्जांपल भी दे दिया है जो बच्चों के नेचुरली दिमाग में आएगा कि अच्छा उसमें तो x था तो कैंसिल हो गया। या अब दूसरा कोई एग्जाम्पल ले ले तो देखो दिखाया हुआ इन्होंने खुद ही करके दिखा दिया है कि 3x² प्लस x प्लस 1 को अगर आप x से डिवाइड करते हो बेटा, तो पहले तो आप 3x² प्लस x को डिवाइड कर लो x से, सॉरी 3x² को डिवाइड कर लो पहले x से, पहले टर्म को 3x² जो कि पहला टर्म है उसको x से डिवाइड कर लो, फिर x को डिवाइड कर लो x से, और फिर 1 को डिवाइड कर लो x से। ठीक है, अलग अलग करके डिवाइड कर दो। ये बात समझ में आई सबको स्टेप बाय स्टेप? वेरी गुड। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम चाहे तो, ऐसे भी हम ऐसे भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं। जैसे पिछले एग्जांपल में किया था ना वैसे ही दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने डिवाइड का साइन डाल के लिखा हुआ है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, वी सी दैट वी कैन नॉट डिवाइड 1 बाय x। भाई 1 को x से डिवाइड कैसे करें? एक जैसा होगा तब तो कर सकते थे। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है और डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में आता है 4। लेकिन x के टेबल में 1 आएगा कि नहीं आएगा पता ही नहीं है हमें, क्योंकि ये ऊपर में न्यूमरेटर में जो ये 1 लिखा है, ये 1 की जगह पे कुछ x लिखा होता या x² लिखा होता या x3 लिखा होता पावर 3, तो कुछ बात बनती। अभी तो है ही नहीं ऐसा, तो हम यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो in this case we stop here and note that 1 is the remainder। भाई ये पहले जो दो टर्म्स है वो तो दिख रहा है साफ साफ कि ये डिवाइड हो रहे हैं। कैसे डिवाइड हो रहे हैं बेटा?
एक एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3x बचेगा, और एक एक्स से एक एक्स यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा। तो समझ में ये आना चाहिए आपको कि जो टर्म डिवाइड नहीं हो रहा है वही रिमाइंडर होगा, जो टर्म डिवाइड नहीं हो रहा है वही रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूँ 15 डिवाइड बाई 4, ठीक है। क्या मैं 15 को 12 प्लस 3 लिख सकता हूँ? यस सर। सर फिर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है। अब 12 तो 4 से डिविजिबल होता है, सबको पता है। यस सर। यस सर। यस सर। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जो डिवाइड नहीं होगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। सर 3 डिवाइड 3। नहीं होगा, हो गया 3 रिमाइंडर है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर देखें तो x से डिविजिबल है, 3x स्क्वायर भी x से डिविजिबल है, तो 1 ही रिमाइंडर होगा इस केस में, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, तो 1 ही रिमाइंडर होगा। सो इन दिस केस 3x प्लस 1 इज द कोशेंट, 3x प्लस 1 कोशेंट है, क्योंकि 3x स्क्वायर प्लस x में हम x इंटू 3x प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 रिमाइंडर लिख दिया, और 1 जो है बेटा वो रिमाइंडर होगा। तो ये चीज ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पर कि 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में हमें जब x से डिवाइड करना है बेटा, तो क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये दो टर्म्स जो है ये x से डिविजिबल है। ये पहले दो टर्म्स x से डिविजिबल है, आखिरी वाला टर्म डिविजिबल नहीं है। तो हम ऐसे समझेंगे इसको कि पहले दो टर्म्स को क्या करो, कॉमन ले लो x और उसको हटा दो, ठीक है, x लिख दो और प्लस में 1 लिख दो। मतलब इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट जो है x से डिवाइड किया तो ये तो कोशेंट आ गया, 3x प्लस 1 x से डिवाइड किया, ये डिवाइजर है। ये क्या है बेटा? ये आपका डिवाइजर है। और ये क्या है बेटा? कोशेंट है। ये इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। और ये क्या आ जाएगा आपका? रिमाइंडर। रिमाइंडर आ जाएगा। और यही किसके इक्वल होगा बच्चों? यही इक्वल होगा आपका 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के इक्वल होगा। 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में x को कॉमन ले लिया पहले दो टर्म्स में, और 1 जो बच गया है उसको बाद में हमने लास्ट में लिख दिया है। तो मतलब इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। तो इसमें ये x जो है डिवाइजर है, ये कोशेंट है, और ये 1 रिमाइंडर है। और ये बेटा क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा ये पॉलिनोमियल, बोलो, डिविडेंड। क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। हाँ, इसको बोलते हैं डिविडेंड। मतलब जो जिसमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? x से डिवाइड करना था, तो ये डिवाइजर हो गया। कोशेंट क्या आया डिवाइड करने के बाद? 3x प्लस 1 आया। रिमाइंडर क्या आया बेटा? 1 आया। तो यही है यहाँ पर। अब रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं है, ऑब्वियसली रिमाइंडर 1 आया तो 0 कैसे हो जाएगा? रिमाइंडर 1 है यहाँ पर, रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है। देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं ये फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये फैक्टर नहीं है। 3x प्लस 1 जो कोशेंट है ये फैक्टर नहीं है। Now let us consider an example to see how we can divide a polynomial by any non-zero polynomial, ठीक है। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, अब ये समझाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान से आप देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले तो आप ये देखो, ये स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, वेरी गुड। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप नहीं समझोगे अच्छे तरीके से तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो कि 6th-7th क्लास में नहीं पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। सर 8th क्लास में था। 8th में था डिवाइड, डिवीजन? यस सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड था। वेरी गुड, यस सर। अच्छी बात है, फिर तब तो पता होगा। सर वो कह रहा है कि डिवाइड px है, px ये रहा पॉलिनोमियल, और ये gx है। कह रहा है px को gx से डिवाइड करो। कह रहा है वी कैरी आउट द प्रोसेस इन डिवीजन बाय मींस ऑफ फॉलोइंग। पहला स्टेप क्या करना है इसमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? जैसे x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कि पहले तो सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म को लिखो, फिर उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। इस तरीके से ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। समझो बात को? ऐसे ही 1 प्लस एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? पहले तो x वाला टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा। समझ में आई बात? यस सर, आपने बताया। यस सर। 8th क्लास में पढ़ रखी है फिर। हाँ ठीक है, ये x प्लस 1 से उसको डिवाइड करेंगे। अब देखो, वी डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड। फर्स्ट टर्म डिविडेंड का जो होता है उसको हमें डिवाइड करना है किससे? x से। तो हमें क्या मिलेगा? 3x मिलेगा। 3x स्क्वायर को x से, इससे पहले टर्म, इसके पहले टर्म से इसके पहले टर्म को डिवाइड करना है, तो क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा?
3x मिलेगा। एक x एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3x बच जाएगा। सो अब 3x से इसको मतलब बेसिकली क्वोशंट में हम 3x लिखेंगे और 3x से अब जो हमारे पास आएगा ना 3x, दिस गिव्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट, तो क्वोशंट का ये पहला टर्म आएगा 3x। अब 3x से दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को भी और 1 को भी, 3x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। फिर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। सही समझ नहीं आया सर, एक और बार समझाना। अब यही बात है ना, 8th क्लास में नहीं पढ़ा तुमने तो नहीं आएगा समझ में। सबसे पहले तो पहले टर्म को x से डिवाइड करो, ठीक है, क्या आएगा 3x आएगा। तो क्वोशंट का जो टर्म आएगा पहला टर्म वो 3x होगा, ठीक है। अब इस 3x को x से भी मल्टीप्लाई करके लिखो 3x स्क्वायर, और 3x को 1 से भी मल्टीप्लाई करके लिखो 3x होगा। और फिर माइनस करना होता है, माइनस करना होता है, माइनस का मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो सर प्लस है साइन तो चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो 3x में से 3x स्क्वायर माइनस करें कैंसिल हो जाएगा। और x में से 3x को माइनस करते हैं तो कितना आता है, x में से 3x माइनस होगा, देखो देखो यहाँ पे 2x ना -2x आएगा। x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। ये -1 कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, -2x -1 कॉपी पेस्ट हो गया। अब सेम चीज जो प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया था ना कि 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करना, अब ये -2x को x से डिवाइड करो। अब ये -2x आया ना पहला टर्म यहाँ पर, तो -2x को x से डिवाइड करो तो कितना आएगा -2 आएगा। सो अगला जो टर्म, तो अगला हम -2 लिखेंगे, तो -2 लिखेंगे, फिर -2 से ये x + 1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -2x -2। समझ में आई बात? यस सर 1 बच जाएगा रिमाइंडर। और फिर क्या करेंगे इसके बाद, साइन चेंज होगा। साइन कैसे कि माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। जब प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो हाँ सर -2x तो सर समझ आ गया सर, उसको इंटू करा सर, ये 2 सर समझ नहीं आया सर कैसे हुआ। कौन सा 2 पहले ये बताओ। सर नीचे वाला सर -2 सर, -2x के बाद सर -2 लिखा है ना। अरे बेटा ये कैसे आया था, ये 3x कैसे आया था, ये भी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। फिर ये 3x कैसे आ गया था, यहाँ पर 2 टर्म्स आए हैं, ये 3x कैसे आया था याद करो, ये कैसे आया था 3x, ये 3x, थिंक ऐसे कह दोगे कि ये नहीं समझ में आया तो ये पक्की बात है कि ये ऊपर वाला भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ऊपर तो सेम चीज किया था ना, अभी जस्ट अभी ऊपर वाला सेम ही प्रोसेस किया था। ये वाली थ्योरम सेम पढ़ा रखी है इसमें। ये 3x कैसे आया था याद करो, ये 3x कैसे आया था सबसे, अब देखो मैं फिर से स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर वाला समझ में नहीं तो नीचे वाला कैसे समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा नीचे वाला। x + 1 है, ठीक है, और यहाँ पर है 3x स्क्वायर प्लस x - 1। पहले तो हमें 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करना होता है, 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करना होता है। ये 3x स्क्वायर है और ये x है, पहला टर्म, तो 3x स्क्वायर को रफ में डिवाइड कर लो x से, तो कितना आएगा भाई 3x आएगा। तो चलो यहाँ पर अब 3x लिखेंगे, मतलब क्वोशंट में जो पहला टर्म आएगा वो 3x आएगा। अब 3x को x से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, यही आना चाहिए, 3x स्क्वायर है तो वही आएगा, क्योंकि वो 3x लिया ही इस तरीके से, डिवाइड करके तो निकाला है 3x, x से डिवाइड करके 3x निकाला हुआ है, तो जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहला काम ये करना है कि 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करो, 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करो, 3x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 3x आया। अब जो 3x आया है वो क्वोशंट का पहला टर्म होगा। अब 3x को तुम x से फिर से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर लिख दो, ये लिख दो, लिख दिया तुमने यहाँ पर 3x स्क्वायर के सामने, ओके। फिर इसके बाद 3x को 1 से भी मल्टीप्लाई करो, 1 से, 1 जो है यहाँ पर उससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x आएगा। और फिर साइन चेंज होगा, माइनस माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो दोनों ही यहाँ पर प्लस। अब समझ आ गया। हाँ, तो ये आ जाएगा x में से 2x माइनस करेंगे तो -2x आएगा, और ये कॉपी पेस्ट हो जाता है, यहाँ पर आकर के कॉपी पेस्ट हो गया। अब वापस फिर से ये -2x आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो -2x से x को डिवाइड करो, -2x से ये जो पहला टर्म आया है इससे इसको डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो x से, तो -2x से इससे डिवाइड करना है, ठीक है सर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, -2 आएगा, ठीक है, तो -2 आया तो यहाँ पर ना दूसरा जो टर्म आएगा क्वोशंट का वो -2 आएगा, -2 लिख दिया तुमने। अब -2 से तुम क्या करोगे, फिर से इसको -2 से x को मल्टीप्लाई करो तो -2x आएगा। फिर -2 से -1 को मल्टीप्लाई करो, -2 से -1 नहीं, -2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, +1 को, तो कितना आएगा -2 आएगा। समझ में आया, ये -2 जो आया था ये कैसे -2 आया, -2x से x को डिवाइड करके, ठीक है, -2x से ये जो -2x है
इससे x को डिवाइड करके आया था -2, और -2 से फिर x को डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और -2 से 1 को करेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर साइन चेंज होता है तो माइनस का प्लस, और फिर माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और ये बचा देखो -1 और ये +2, तो -1 और +2 होता है 1, तो ये 1 इसका One. रिमाइंडर। अब 1 आ गया तो 1 जो है ना, इसकी डिग्री 1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 होती है, ठीक है। तो वो, और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 1 है, तो अब आगे डिवीजन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो यही आंसर आ गया आपके पास। जो क्वोशिएंट है वो क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट आ गया कितना, देखो ये होता है क्वोशिएंट, ये ऊपर में जो लिखा हुआ है ये 3x minus 2. क्वोशिएंट हो जाएगा 3x - 2। डिवाइजर तो पहले से ही पता था, और डिविडेंड पहले से ही पता था, डिविडेंड था 3x² + x - 1, और डिवाइजर था x + 1, और क्वोशिएंट हमने निकाल दिया 3x - 2, और रिमाइंडर भी हमने निकाल दिया 1 है रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर आंसर आ गया बेटा 1। तो यही आपको करना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, यही करना होता है। अब इसके ऊपर ना कम से कम जिसको देखो, जिसको आता है करना डिवीजन, कुछ बच्चों को आता होगा जिन्होंने 8th में भी पढ़ा होगा और स्कूल में भी किया होगा, तो उनको आता होगा, समझ में आ गया होगा उनको। तो हाँ, जिसको आता है उनके लिए इशू नहीं है, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना, वो कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे करो, ठीक है। 50 क्वेश्चन कम से कम डिवीजन वाले क्वेश्चन करो, तब जाके आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी। तो कैसे 50 क्वेश्चन कहाँ से करोगे, तो सबके पास एक रेफरेंस बुक होगी, RD शर्मा होगी, है ना, तो उस बुक से कर सकते हो, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस दिए होंगे। और एनसीईआरटी का पहले तो करना ही है, एनसीईआरटी में भी 10-15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होंगे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डिवीजन ऐसे करते हैं। फिर से मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से किया हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी के भरोसे ही आप काम नहीं कर सकते हो। इसमें आपको आप अपना दिमाग भी खुद चलाना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको खुद से भी सोचना पड़ेगा, इसीलिए ये थोड़ा टफ हो गया था, इसीलिए ये थोड़ा सा टफ हो गया था। तो एनसीईआरटी ने जो आपको बताया हुआ है वो ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आपको ये खुद से भी सोचना पड़ेगा। तो ये देखो बेसिकली ये डिवीजन करके कंप्लीट डिवीजन दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, स्टेप बाय स्टेप करके। तो क्वोशिएंट जो आ गया वो 3x - 2 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। एंड लेट अस लुक एट व्हाट वी हैव डन इन द प्रोसेस अबव एज अ होल। सभी प्रोसेस देखो क्या किया है। सबसे पहला काम सुनो ध्यान से सभी बच्चे, पहले हमने देखा पहला टर्म 3x² था, हमने उसको डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड किया, तो क्या निकल के आया 3x आया, तो ऊपर लिख दिया हमने 3x। फिर इसी 3x को x से और 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है यहाँ पर, और फिर साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, तो ये आ जाएगा। फिर हमने इसका पहला टर्म देखा जो कि 2x है, -2x है इनफैक्ट, -2x को x से डिवाइड किया। x क्यों? क्योंकि ये पहला टर्म है डिवाइजर का, तो ये x से x डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। तो क्वोशिएंट का पहला टर्म जो है वो -2 लेंगे, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x आएगा, -2 को 1 से करेंगे, -2 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये फाइनल हो गया, कंप्लीट हो गया डिवीजन। सो हम इस तरीके से समझ में हमें ये आया कि जो डिविडेंड है उसको हम डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम। इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम भी बोला जाता है। ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस इसको, रिमाइंडर। हाँ, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब किसी नंबर को आप दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को फॉलो करेगा। हाँ, और एक दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इन्होंने डार्क नहीं किया हुआ है, मतलब हाईलाइट नहीं किया हुआ है, बोल्ड लेटर में नहीं लिखा हुआ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल देखो क्या लिखा हुआ है इसके बाद, इन जनरल px and gx are two polynomials such that degree of px is greater than or equal to degree of gx and gx is not equal to 0, then we can find the polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus। ये क्या लिखा हुआ है इतनी सारी बातें? ये कहने की कोशिश आपको ये कह रहा है कि देखो, अगर आपने x³ + 1 ले लिया एक पॉलिनोमियल, तो आप इसको ना 4 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर आपका डिविडेंड 3 डिग्री का है, डिविडेंड अगर 3 डिग्री का है, तो डिवाइजर जो होगा वो या तो 3 डिग्री का होना चाहिए, या तो 2 डिग्री का होना चाहिए, या तो 1 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप बड़े वाले डिग्री, मतलब जैसे x पावर मान लो 12 + x पावर 6 + 1, ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? जो x पावर 12 + x पावर 6 + 1 है, ये डिग्री क्या है? 12 है। इसकी डिग्री क्या है? 12 है। तो आप इसको ना, हाँ, आप इसको 13 या 14 या 15 डिग्री के पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। 13 डिग्री या सर 14 डिग्री 12 के के पॉलिनोमियल से इक्वल डिवाइड या नहीं। फिर सर 12 से कम। हाँ 12 के इक्वल या 12 के कम वाले डिग्री वाले पॉलिनोमियल से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px ले लेते हैं जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल है, ग्रेटर देन या इक्वल टू gx है, ठीक है। डिग्री की बात हो रही है, डिग्री ऑफ px जो है वो डिग्री ऑफ gx से बराबर हो या फिर ज्यादा हो, तब आप px को gx से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको दो और पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, qx और rx, दो पॉलिनोमियल्स मिलेंगे जिनको कोशेंट और रिमाइंडर भी कह सकते हो आप। और वो एक बात और भी है, इसके बाद एक बात और भी है कि रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 होगा, नहीं तो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी, डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी, ठीक है। मतलब आप अगर मान लो कि जैसे आपने पॉलिनोमियल है, जैसे अभी हमने क्या देखा था बेटा, यहाँ पर देखो ये जो सारा कुछ किया हुआ है ना, यहाँ पर देखते हैं इसको, फिर से दोबारा देखते हैं, ये दोबारा देखते हैं। देखो यहाँ पर आपने डिवाइड किया हुआ है, ये क्या है, डिवाइजर है, इसको इस डिवाइजर है, डिवाइजर की डिग्री क्या है बेटा, ध्यान से देखो तो डिग्री क्या है इसकी, बताओ। 1 1। और ये रिमाइंडर आया, रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 0 0 0 यस, रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना, तो रिमाइंडर की 0 है। तो आप देख सकते हो डिवाइजर की डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर की डिग्री 0 है। छोटी वैल्यू है ना, 0 छोटी है ना, 0 कम है ना 1 से। यस सर। हाँ, तो आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो रिमाइंडर होती है, जैसे आपको अगर सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल जो px लेना है, डिविडेंड लोगे तो डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और आप जब डिवाइड करोगे px को gx से तो आपको कोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 होगा, मतलब 0 पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर या तो 0 होगा, नहीं तो रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवाइजर की डिग्री से, मतलब gx की डिग्री से कम होगी। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, ठीक है। तो हियर वी से दैट px इज डिवाइडेड बाय gx गिव, हाँ सर यहाँ पे से उसकी डिग्री इक्वल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री बिल्कुल इक्वल नहीं। रिमाइंडर की डिग्री ऑलवेज छोटी होगी, कम होगी डिवाइजर की डिग्री से। मतलब डिवाइजर ये है, डिवाइजर सपोज ये पॉलिनोमियल है, कौन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 हाँ, तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी ना, रिमाइंडर की डिग्री क्या हो सकती है, 1 हो सकती है या 1 0 हो सकती है। 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, दोनों चलेगा, ठीक है। हो सकती है मतलब अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग आंसर आएगा, बट 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, क्योंकि 1 और 0 2 से छोटी वैल्यूज हैं। समझ रहे हो बात को। यस सर। हाँ, तो अब 2 से छोटी वैल्यू क्या है, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि 2 से छोटी वैल्यू 1 है, 2 से छोटी वैल्यू 0 भी है भाई, ठीक है। समझ रहे हो बात को। यस सर। तो यही बात है यहाँ पर कि वी से दैट px इज डिवाइड बाय gx, तो qx रिमाइंडर आता है, qx कोशेंट आता है, rx रिमाइंडर आता है, ठीक है। इन द एग्जांपल अबव द डिवाइजर वाज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये ऊपर जो एग्जांपल है, फिर से देखो जो मैंने बोला वही चीज एक्सप्लेन भी कर रहा है। In such a situation, let us see if there is any link between the remainder and certain values of dividend, ठीक है। ओ ये चीज जो है, अब हम लोग इसके लिए जो है थोड़ा सा सस्पेंस बना देते हैं, ये करेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख करके और खुद से सोचना, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो देख करके खुद से सोचना, ठीक है। कोई अगर डाउट हो तो, और नहीं डाउट है तो वेरी गुड, अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, ओके थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर। ओके बाय।